मैं एक बहुत ही अय्याशबाज लड़का था। मुझे आज तक किसी भी लड़की से सच्ची मोहब्बत नहीं हुई थी। मैं हर दिन नई नई लड़कियों के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता था और उन पर खूब पैसे खर्च किया करता। मुझे अपनी यही लाइफ बड़ी ही हसीन लगती थी। मैं अपनी हर रात नई नई लड़कियों के साथ गुजारा करता था। मेरे पिताजी को भी इस बारे में अच्छे से मालूम था। इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी अपनी दोस्त की बेटी के साथ पक्की कर दी। मैंने शादी के लिए बहुत इनकार किया, लेकिन पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान देने की धमकी देने लगे, जिसकी वजह से मजबूरी में आकर मैंने शादी के लिए हामी भर दी। मैंने अपने पिताजी के कहने पर चुपचाप शादी के मंडप पर जाकर बैठ गया और उस लड़की से जाकर शादी कर ली। लेकिन मैंने आगे का सोच रखा था कि अब मैं इस लड़की के साथ बदला लूँगा। मेरा एक छोटा भाई था जो हूबहू मेरी तरह दिखता था, लेकिन वह थोड़ा पागल था। इसी वजह से मैंने अपनी सुहागरात की रात अपने छोटे भाई को कमरे में भेज दिया। मुझे पता था कि इस पागल लड़के के साथ वह लड़की एक वक्त भी और नहीं गुजार पाएगी, लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। जब मैं आधी रात को पार्टी करने के बाद घर लौटा और अपने कमरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ, तो मुझे कमरे के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। कमरे के अंदर से मुझे लड़की की सिसकियों की गर्माहट भरी आवाज़ आने लगी थी। इन आवाज़ों को सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरा पागल भाई उस लड़की का हाथ पकड़कर पूरे जोश के साथ, मेरा नाम आयुष खुराना है, मैं एक बहुत ही अमीर ख़ानदान का वारिस था, लेकिन मेरे जन्म के समय ही मेरे माँ ने हम दोनों जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था। मेरा छोटा भाई हूबहू मेरी तरह दिखता था। उसका नाम सतीश था। मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान थे। उन्होंने हम दोनों भाइयों को एक जैसा प्यार दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरे दिल में मेरे छोटे भाई के लिए नफ़रत पैदा होती गई, क्योंकि माता पिता अक्सर छोटे बेटे की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। हम दोनों भाई दिखने में एक जैसे थे, लेकिन माता पिता अपना प्यार छोटे बेटे की तरफ ज़्यादा करते थे, जिसे देखकर मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लगी। मैं अपने छोटे भाई से नफ़रत करने लगा। अब ये सिलसिला रोज़ शुरू हो चुका था। जब भी पापा ऑफिस से घर आते तो मेरे साथ साथ मेरे छोटे भाई के लिए खूब सारे एक जैसे तोहफे लेकर आते, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे छोटे भाई को मेरी पुरानी चीज़ें दी जाए, ना कि उसे भी मेरी तरह नई नई चीज़ें ला कर दी जाए। जब हम दोनों भाइयों में से जब खेलते खेलते कोई एक नीचे गिर जाता तो अक्सर माता पिता सबसे पहले छोटे बेटे की तरफ ही देखा करते कि कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई। इन सब चीज़ों को देखकर मेरे अंदर एक शैतान पैदा हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर अपने माता पिता और सबसे ज़्यादा अपने छोटे भाई से नफ़रत होने लगी थी। माता पिता अक्सर सतीश की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। एक दिन मैंने अपनी माँ से भी कहा कि माँ, मैं तो घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ ना, तो आप सबसे छोटे बेटे की तरफ इतना ध्यान क्यों देते हो, उसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हो। माँ मेरी बातों को सुनकर कहने लगी कि बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो, तुम दोनों ही तो मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो। मैं तुम दोनों को ही एक जैसा प्यार करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं सतीश की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि वह तुमसे छोटा है और वह थोड़ा कमज़ोर भी है। तुमको तो पता ही है, तुम्हारा भाई जन्म के वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने हमें उसकी ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा है। लेकिन माँ की मुझे ये सारी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि माँ मुझसे ये सब झूठी कहानियाँ सुना रही है, क्योंकि ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं थी। वह बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त था। माँ की बातों को सुनकर मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकल चुका था। अब इसी तरह मैं अपने दिल में नफ़रत रखकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। धीरे धीरे मैं भी बड़ा होता चला गया और जब मैं 10 साल का हुआ तो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चला गया था। लेकिन उस रात वापसी के दौरान हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था और उसमें मेरी माँ की मौत हो चुकी थी, और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई की भी, क्योंकि वह भी हमारे साथ गाड़ी में मौजूद था। माँ के मरने से मैं थोड़ा दुखी तो ज़रूर हुआ था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरा छोटा भाई इस दुनिया से जा चुका है। कुछ दिन तो मैं यूं ही उदासी में नाटक करने लगा। लोगों ने मुझ पर अपना प्यार भी लुटाया
कहा कि देखो, इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ और छोटे भाई को यह खो चुका है। लेकिन किसी को भी मेरे अंदर के शैतान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब मैं इसी तरह अपनी आगे की ज़िंदगी भी खुशी खुशी से गुजार रहा था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो जो चाहता था वह सब कुछ हासिल करता जा रहा था। धीरे धीरे मैं एक बहुत ही ज़िद्दी लड़का बन चुका था और मैं अपनी हर इच्छा को पूरी करने के लिए हर तरीके के गलत काम भी करना शुरू कर दिया। मुझे कभी भी अपनी माँ और अपने छोटे भाई की कभी भी याद नहीं आई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में अब खुश था। कोई भी मुझे रोक टोक नहीं थी, कोई भी मुझे डांटता नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, इस तरह मेरे शौक़ भी बदलते गए। अब मैं ज़्यादातर लड़कियों के साथ वक्त बिताया करता था और उनसे अपनी ज़रूरतें भी पूरा करता था। मैं पूरे तरीके से एक बिगड़ैल अय्याशबाज लड़का बन चुका था और इस बारे में धीरे धीरे मेरे पिताजी को भी अच्छे से मालूम हो चुका था। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो वहाँ पर मैं अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाया करता था और उन लड़कियों के साथ खूब एंजॉय करता था। मैं हर रात नई नई लड़की के साथ गुजारा करता था। लेकिन फिर जैसे ही मेरी उम्र 25 साल की हुई तो मेरे पिताजी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने मुझे शादी करने के बारे में कई बार भी कहा था, लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को सुनकर गुस्सा कर देता या तो फिर उस बात को टाल दिया करता। मेरे पिताजी को भी मेरी चिंता इतनी सताने लगी कि एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह मुझे कहने लगे कि अगर तुमने मेरी बताई हुई लड़की के साथ शादी नहीं की तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी गरीब बच्चों में दान कर दूंगा और तब तुम अपनी अय्याशी करना। मैं देखता हूँ बिना पैसे के कौन लड़की तुम्हारे साथ वक्त गुजारती है। उस दिन मुझे पिताजी की बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर मैं ये देखकर हैरान रह चुका कि मेरे पिताजी ने आज तक मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बिल्कुल भी बात नहीं की थी। उन्होंने कभी भी मुझे कोई चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। अगर आज उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही है तो शायद इस बात को भी वो पूरा कर सकते हैं। अब यही बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सता रही थी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो चुका था। अगर सच में पिताजी ने ये सारी ज़मीन जायदाद बच्चों में दान कर दी तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब यही कुछ सोच सोच कर मैं वापस घर आ गया तो मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की और मैंने उनसे कहा कि वह जिस भी लड़की के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं उस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब पिताजी ने इस बारे में सुना तो पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह अपने बहुत ही खास दोस्त की बेटी के साथ मेरी शादी पक्की कर दिए हैं और जल्द ही हम दोनों की शादी भी करवा देंगे। पिताजी से बात करने के बाद मैं वापस शाम को पार्टी करने में बिज़ी हो चुका था। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा डर हो रहा था अब मेरे पिताजी मान चुके थे। लेकिन अब मुझे आने वाली ज़िंदगी के बारे में चिंता सता रही थी, क्योंकि मैंने उस लड़की को एक बार भी देखा नहीं था और ना ही मैं किसी लड़की के साथ शादी भी करना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता था। शादी वादी के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता था। इसी वजह से मुझे उस लड़की की चिंता सता रही थी। मुझे किसी भी तरीके से उस लड़की को रास्ते से हटाना था। लेकिन मैंने सुना था कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली है। अगर उसकी सारी ज़मीन जायदाद मैं अपने नाम करवा लूँ तो अब यही ख्याल मेरे दिमाग में सताने लगे थे। मैं चाहता था कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करूँ, लड़कियों के साथ घूमूं फिरूं, पार्टी करूं और उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाऊं और साथ ही साथ वह घर पर लड़की चुपचाप रहे। वह भी किसी चीज़ पर मुझे रोके टोके ना, क्योंकि मुझे रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मैं उसके पैसों से अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छे से गुजारूं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हो सकता था, यह सब मुझे चिंता सता रही थी। अब धीरे धीरे मेरी शादी का दिन भी करीब आने लगा था। अब मुझे पिताजी ने दूल्हे का जोड़ा पहनाकर मंडप पर बिठा दिया। मैंने भी अभी तक उस लड़की को एक बार भी नहीं देखा था और ना ही उसे देखने की मेरे अंदर जिज्ञासा हो रही थी। मैं चुपचाप मंडप पर बैठकर उस लड़की के साथ शादी कर ली। लेकिन मैं आज रात का लेकर एक बहुत ही बड़ा तगड़ा प्लान बनाकर रखा था। शादी के मंडप के बाद मैंने एक लड़के को मेरी जगह सेहरा पहनाकर कमरे में भेज दिया था
और फिर बाहर जाकर मैं पार्टी करने लगा। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। ज़िंदगी में मैंने जो जो चाहा था वह सब कुछ मैंने हासिल करके ही रखा था। आज की रात वह लड़की के लिए बड़ी ही भयानक वाली रात होने वाली थी, क्योंकि जो लड़का सुहागरात की रात कमरे में गया था वह लड़का दिमागी तौर से पागल था और किसी को भी मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैंने रात भर खूब जमकर पार्टी की और लड़कियों के साथ एंजॉय मस्ती की। उसके बाद मैं वापस 3 बजे घर आ चुका था। मैंने उस लड़के को अच्छे से समझा के रखा हुआ था कि जब भी मैं रात को उसे कॉल करूँगा तो वह चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल कर आ जाए और फिर मैं उस कमरे में दोबारा जाकर लेट जाऊँगा और इस तरह से किसी को भी हम पर शक नहीं होगा और सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चलता जाएगा। उस लड़की को बिल्कुल भी मुझ पर शक भी नहीं हुआ था। वह पूरी गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं भी चुपचाप उसके बगल में जाकर लेट चुका था। सुबह मैं तुरंत ऑफिस के लिए निकल चुका था ताकि पिताजी को लगे कि उनका बेटा अब सुधर चुका है और वह ज़्यादातर अपने कामकाज में ध्यान दे रहा है, क्योंकि पिताजी के दिमाग का कुछ मुझे भरोसा नहीं था। इसी वजह से मैं तुरंत ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया था। अब मैं दिन भर ऑफिस में अच्छे से मन लगाकर काम किया करता था, लेकिन आज पहला दिन था तो मुझ पर ज़रा भारी पड़ रहा था। मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी पार्टी और लड़कीबाजी किया था, लेकिन अब एक ही चेयर पर बैठकर सारा दिन काम करना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा था। अब इसी तरह मैं शाम को जब घर गया तो वह लड़की पूरे तरीके से रेडी होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छी मुस्कुराहट भी थी। वह मेरे बगल में आई और कहने लगी कि कल आप जल्दी सो गए थे। मैंने सोचा कि शायद शादी की भागदौड़ में आप काफ़ी थक चुके होंगे, इसीलिए मुझे भी नींद आ चुकी थी, इसलिए मैं भी सो गई। मुझे उस लड़की की बात सुनकर यह अंदाज़ा तो लग चुका था कि शायद वह लड़का सोने का नाटक किया होगा। चलो अच्छा ही है, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। इसी तरह मैं भी अपने शौक पूरे करता रहूँगा और किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन जब वह लड़की थोड़ा मेरे करीब आने लगी तभी मैं उससे बहाना करके थोड़ी दूरी बनाने लगा। मैंने कहा, जरा मुझे कुछ काम है, मैं बाद में रात को तुम्हारे पास आऊँगा और हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। वह मेरी बात को सुनकर थोड़ा शर्मा चुकी थी। मुझसे बात करके तुरंत अपने कमरे में मैं चला गया और फ्रेश होकर तुरंत बाहर जाने के लिए रेडी हो चुका था। मैंने उस लड़के को घर के एक खुफिया दरवाजे में बंद करके रखा हुआ था। जब शाम को सभी कमरे में चले गए तो मैंने उसे अपनी जगह कमरे में भेज दिया और फिर मैं रात भर पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। मुझे ये ज़िंदगी बड़ी ही हसीन लग रही थी। मुझे ज़रा भी उस लड़की की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जो कि मेरी अब पत्नी थी। मैं तो बिल्कुल उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी तो मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती करवाई थी। अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब मैं ज़िंदगी के खूब मज़े ले रहा था बिना मेहनत करके। मेरे पास बहुत सारे पैसे थे क्योंकि शादी के दौरान मेरे ससुर ने मेरे नाम अपनी कुछ ज़मीनें कर दी थी। मुझे पता था कि आने वाले वक्त में मेरी पत्नी खुद ब खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी और अब बैठे बिठाए किसी को इससे अलावा और क्या चाहिए। अब मैं ज़िंदगी के खूब मज़े ले रहा था। मैं एक से एक बढ़कर हसीन खूबसूरत लड़कियों के साथ रात गुजारा करता था, पर यह आदत भी मेरे दोस्तों ने मुझे डाली थी। मेरे दोस्त भी बड़े ही अय्याशबाज किस्म के थे। उनकी संगति में ही रहकर मैंने ये सब कुछ सीखा था। अभी अभी ये सिलसिला भी इसी तरह शुरू हो चुका था। मैं रात भर अपनी ज़िंदगी के मज़े लिया करता और बाद में रात को जब मैं घर आता तो उस लड़के को हटाकर अपनी पत्नी के बगल में लेट लिया करता। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। किसी को भी हम दोनों पर शक नहीं था क्योंकि सब के सब इस वक्त गहरी नींद में सो रहे होते। वह लड़की भी अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब भी वह मेरे करीब आने की कोशिश करती तो मैं तुरंत उससे दूरी बना लेता। एक रात जब मैं उस लड़के को फिर से अपनी पत्नी के पास भेजने वाला था तो उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझे कहने लगा कि तुम कब तक मुझे अपनी पत्नी के पास भेजते रहोगे? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम अपनी पत्नी के पास थोड़ा वक्त गुजारो? उसकी बात को सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे एक पालतू नौकर हो, तुम्हें मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। रही बात उस लड़की की तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें चाहे जो करना उसके साथ कर सकते हो।
यह कहकर मैं फिर से शाम को पार्टी में जा चुका था। लेकिन आज मुझे अंदर ही अंदर उस लड़के की बात थोड़ी खटक रही थी। आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता, क्योंकि किसी को मुझ पर शक भी हो सकता था। लेकिन तभी मेरे शैतानी दिमाग ने कहा कि जल्द से जल्द मुझे उस लड़की को हटाना पड़ेगा। मेरे लिए आगे चलकर शायद बुरा हो सकता है। किसी को अगर भनक लग गई या पिताजी तक बात पता चल गई तो शायद वह सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर देंगे और तब वह मुझे दोबारा कोई दूसरा मौका नहीं देंगे। इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ दिन अच्छे से एंजॉय करूँगा, उसके बाद उस लड़की का भी रास्ता निकाल लूँगा। बिना मेहनत के इतना पैसा किसी के पास आना तो शायद वह भी कमबख्त मतलबी हो जाएगा। मेरी तो फितरत ही थी बचपन से ऐसी। मैं खुदगर्ज इंसान था। मुझे अपने से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं थी। मुझे जो चाहिए था मैं हमेशा हासिल कर लेता। इसी तरह लड़कियों के साथ वक्त गुजारने के बाद जब मैं वापस घर आता तो मेरी पत्नी बड़ी ही खुश नज़र आती। शुरू में तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लगती थी, लेकिन एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी मेरा एक दोस्त मुझे आकर कहने लगा कि अरे आयुष, तू कब तक इसी तरह अपनी ज़िंदगी काटेगा? क्या तेरा मन नहीं करता कि तू अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारे? क्योंकि तेरी तो नई नई शादी हुई है, लेकिन तू हर रोज़ यहाँ हम लोगों के साथ पार्टी करता है, लड़कियों के साथ वक्त गुजारता है। क्या तेरी पत्नी गुस्सा नहीं करती? उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वह मेरी हंसी देखकर कहने लगा, तू कहीं पागल तो नहीं हो चुका? इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रहा है? मैंने कहा, हंसने की तो बात है। मैंने कहा, मैं अपनी जगह एक लड़के को अपने कमरे में भेज देता हूँ और उस लड़की को बिल्कुल भी कोई शक नहीं होता। लेकिन तभी मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, आखिर वह लड़का है कौन? और वह तेरी तरह तो दिखता भी नहीं होगा। लेकिन मैंने उसकी बात सुनकर कहा, यही तो प्लस पॉइंट है, वह लड़का हूबहू मेरी तरह दिखता है, इस वजह से मैं इतना फ़ायदा उठा लेता हूँ। मेरी बातों को सुनकर मेरा दोस्त पूरा कंफ्यूज हो चुका था। वह कहने लगा, पता नहीं दारू के नशे में तू क्या बोलते जा रहा है। चल छोड़, हम लोग एंजॉय करते हैं। कल होश में मैं तुझसे इस बारे में बात करूँगा। लेकिन मैं किसी को भी अपनी खुफिया राज के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहता था। इसी वजह से मैंने भी इस बात को हंसकर टाल दिया। इसी तरह मैं रोज़ एंजॉय करता। एक दिन मैं रात को जल्दी वापस घर चला आया। तब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे हंस हंस कर बात करने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश की तो मैं उन आवाज़ों को अच्छे तरीके से ना सुन सका। मैंने तभी उस लड़के को फ़ोन करके बाहर बुलाया और फिर उसकी जगह जब कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी जो पत्नी थी वह गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब मैं आया तब तो मुझे उसकी हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और जब मैं सुबह उठा तो मुझे पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी शिकंज नहीं था कि उसका पति उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाता। अब मैं सोचने लगा, कहीं मेरे पीठ पीछे उस लड़के ने मेरी पत्नी के साथ। जब मुझे ये ख्याल आता तो मैं यही सोचता, आखिर मुझे क्या लेना देना, मेरा तो काम होता जा रहा है, मुझे उससे ही मतलब है। लेकिन मुझे कैसे भी तैसे करके इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अगर मैं ज़्यादा देर तक इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखूँगा तो शायद कहीं इन दोनों को एक दूसरे से प्यार ना हो जाए और कहीं मेरा बना बनाया खेल भी सबके सामने ना आ जाए। इसी डर की वजह से एक दिन मैं सुबह सुबह उस लड़के के पास गया, जिस लड़के को मैं रोज़ अपनी पत्नी के कमरे में रात को भेजा करता था। मैंने उससे कहा कि आज से तुम्हें मेरी पत्नी के कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने उसे यह बात कहा तो मेरी बातों को सुनकर उस लड़के के चेहरे पर शिकन सी आ गई थी। वह थोड़ा मुरझा सा गया था। मैंने तभी उससे कहा कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें मेरी पत्नी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? कहीं दिल ही दिल में तुम उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? तब मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम तो रोज़ पार्टी करते हो ना, तो क्या तुम अपनी पत्नी के साथ अब से वक्त गुजारा करोगे? लेकिन तभी मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, बस अब कुछ दिन की और ही देरी है। उसके बाद मैं इस लड़की को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि मैं और इस लड़की के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। जब मैंने उससे यह कहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह लड़का मुझसे और जानने की कोशिश करने लगा था
लेकिन मैं उसे अपने आने वाले खेल के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे सिर्फ नौकर हो और मेरे नौकर की हद तक रहा करो। अगर इससे ज़्यादा तुमने जानने की ज़रा भी कोशिश की तो तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत ही खतरनाक साबित रहेगा। मेरी इस बात को सुनकर वह थोड़ा सहम चुका था और दोबारा वह अपने खुफिया कमरे में जा चुका था। अब मैं रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी दोबारा मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। तब मेरी पत्नी मुझे देखकर थोड़ी हक्का बक्का रह चुकी थी और फिर कुछ देर के बाद एक हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई और फिर मुझे कहने लगी कि क्या हुआ, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने उससे कहा कि हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं सोने का नाटक करके गहरी नींद में चला गया। वह लड़की भी कुछ देर वहीं बैठी रही। इसी तरह ये सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मैंने रोज़ रात को पार्टी करना भी बंद कर दिया था। मैं फिर भी उस लड़की को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, क्योंकि मैं किसी न किसी तरीके से उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसकी सारी ज़मीन जायदाद पर अपना हक जमाना चाहता था। मैं रोज़ रात को उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए मिठाई और तोहफे लेकर आया करता था। वह उसे बड़े ही प्यार से मैं अपने हाथों से खिलाया भी करता था। फिर धीरे धीरे मेरा मकसद भी करीब आता जा रहा था। फिर एक दिन पिताजी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। मुझे ये वक्त हाथ से नहीं जाने देना था। इसी वजह से मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं आज ही रात उस लड़की को अपने रास्ते से हटाकर ही रहूँगा और अपना मकसद पूरा करके रहूँगा। इसके लिए मुझे साथ में उस लड़के की भी ज़रूरत थी। इसी वजह से मैं दोबारा उसके खुफिया दरवाजे से बाहर निकाला और मैंने उसे आज एक मिठाई भी दी थी। मैंने कहा कि आज तुम जाकर उस लड़की को यह मिठाई अपने हाथों से खिलाओ और खिलाने के बाद जब वह गहरी नींद में चली जाए तो घर के कुछ पैसे और गहने उठाकर तुम वहीं अपने खुफिया दरवाजे की तरफ चले जाना। मैं जब उस लड़के से ये बात कह रहा था तो वह बड़ी ही गहरी आंखों से मुझे गौर से देख रहा था। तभी वह मुझे कहने लगा कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। मैंने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक घबराहट सी आने लगी थी। मैंने कहा कि तुम्हें डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है कि तुम हो कौन और कहाँ रहते हो। तुम बस हूबहू मेरी तरह दिखते हो, लेकिन तुम कौन हो किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं, इसलिए तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वह लड़का चुपचाप मेरी पत्नी के कमरे में चला गया और उसके हाथ में वह मैंने मिठाई भिजवा दी थी जो मैंने उस लड़की के खाने के लिए दी थी। उसके बाद मैं अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो चुका था। जब मैं वापस आया तो मैंने घड़ी की तरफ समय देखा। मुझे पूरा यकीन था कि अब तक पूरा काम हो चुका होगा, वह लड़की भी गहरी नींद में जा चुकी होगी। इसी वजह से मैं तुरंत कमरे के अंदर दाखिल हो चुका। जब मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि वह लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था। मैं तभी उस लड़के की तारीफ़ें करने लगा। मैंने कहा, ज़िंदगी के में तुमने आज कम से कम कुछ अच्छा काम किया है, नहीं तो मुझे यही लगा था कि तुम्हें रख कर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सरदर्दी पाली है। तुम मेरे कोई काम के नहीं रहे हो, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम बोझ नज़र आ रहे थे। लेकिन तभी वह लड़का मुझे कहने लगा कि आखिर तुम भी मुझे कब तक इन सब से छुपा कर रखोगे। एक ना एक दिन हकीकत सबके सामने खुलेगी, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं हूँ कौन और तुमने इस लड़की के साथ जो किया है वह भी बहुत गलत है। उस लड़के की बातों को सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड आने लगा। मैंने तभी उससे कहा कि मैंने ज़िंदगी में जो जो चाहा है वह सब कुछ हासिल किया है। जो भी मेरे रास्ते पे आएगा मैं उसे निकाल कर फेंक दूंगा और मैं कभी भी पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो, जो ये सब लोग जानते हैं कि तुम इस दुनिया में अब नहीं रहे हो, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि उस दिन जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मैं और तुम ही सिर्फ बचे थे। मैं तुम्हें अपने साथ इस घर में वापस ले आया था और एक खुफिया कमरे में जाकर तुम्हें वहाँ छुप कर रख दिया। मैं तुमसे बचपन से ही नफ़रत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि माता पिता अक्सर तुम्हें ज़्यादा वक्त दिया करते थे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये सब देख देख कर मुझे अंदर ही अंदर तुमसे जलन होने लगी। लेकिन तभी वह लड़का कहने लगा कि भाई, हम दोनों ही एक ही माँ की संतान हैं, तो फिर आप मुझसे इतनी नफ़रत भला क्यों करते हैं।
माता पिता भी तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तभी मैंने कहा कि मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी, मैं जल्द ही तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। ये सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी जब मैं उस लड़की को उठाकर कमरे से ले जाने लगा तो तुरंत उसकी भी आंखें खुल चुकी थी। वह लड़की बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। उस लड़की को होश में देखकर मैं पूरे तरीके से चौंक गया था। मैंने कहा कि तुम बेहोश नहीं हुई? वह कहने लगी, तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता? तुम बहुत ही चालाक इंसान हो। बल्कि नहीं, तुम एक बददिमाग लड़के हो जो एक घमंडी इंसान हो, जिसे अपने घमंड के आगे, मतलब के आगे कुछ नहीं दिखता। उस लड़की ने कसकर मेरे मुंह पर एक चाटा मारा। वह कहने लगी, अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी और यह भी बताऊंगी कि तुमने अपने छोटे भाई को किस तरह इस्तेमाल करते हो। तभी मैं हंसकर कहने लगा कि कौन उन्हें सच के बारे में बताएगा? तुम दोनों। जब तुम दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आखिर लोगों को सच्चाई कैसे पता चलेगी? कौन बताएगा सबको सच्चाई? लेकिन तभी उस लड़की ने एक खुफिया कैमरा मुझे दिखाया, जिसमें उसने कहा कि तुमने जो जो बातें कहीं और जो जो हमारे साथ किया वह सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो चुका है और यह वीडियो भी मेरे एक बहुत ही खास दोस्त के पास भी जा चुकी है। अगर तुमने अभी हम लोगों के साथ कुछ भी किया तब भी तुम बच नहीं पाओगे और देखना भी कुछ वक्त के बाद घर के अंदर पुलिस भी दाखिल हो जाएगी और वह भी तुम्हें पकड़कर ले जाएगी और तुम्हारा सारा का सारा घमंड चूर होकर बिखर जाएगा। उस लड़की ने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती भी की थी। वह लड़की कहने लगी कि तुम इतने घमंडी हो कि अपने सगे भाई के साथ इस तरह कर सकते हो, तो भला तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते? मैं तो तुम्हारे लिए पराई हूँ। तुमने तो मुझे आज तक पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया, बल्कि रोज़ रात को अपनी जगह तुम अपने छोटे भाई को मेरे कमरे में भेज देते हो। जब उस लड़की ने यह बात कही, ये सुनकर मैं हैरान रह गया। वह कहने लगी, तुमने बहुत गलत किया। अच्छा हुआ मुझे पहले से समझ आ चुका था, क्योंकि जब तुम्हारा छोटा भाई रोज़ रात को कमरे से बाहर जाता तो मुझे उस पर शक हो चुका था। एक दिन मैंने उसका पीछा भी किया और सारी सच्चाई मेरे सामने में भी थी। और रही बात, तुम जो यह कहते हो कि माता पिता हमारे छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मैंने उससे बारे में पूरी डिटेल निकाली भी थी। इस घर में पुरानी से पुरानी दासियाँ थीं जिन्होंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने उनसे भी पूछा था। उन्होंने कहा सतीश जो था वह बचपन में थोड़ा बीमार था, वह बहुत कमज़ोर था, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब यह बात तुम्हारी माँ ने तुमसे कही तो तुम्हें तो उन पर भी विश्वास नहीं हुआ। जब उस लड़की ने इतनी सारी बातें कहीं तब मुझे इन बातों को सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मुझे वह गहरी आंखों से देख रही थी। अब मैं सर पकड़कर बैठ चुका था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि एक गलतफहमी की वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही खराब कर ली और साथ ही साथ अपने छोटे भाई को भी कसूरवार समझा। तभी वह लड़की मुझे कहने लगी कि अब मैं और तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं तुम्हें आज के आज तलाक दूंगी और तुम्हारे छोटे भाई के साथ शादी करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही नेक दिल इंसान है। इसने मेरी जान बचाई है। ये चाहता तो शायद तुम्हारे कहने पर मुझे ये मिठाई खिला सकता था, लेकिन इसने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। जब वह लड़की ये बात कह रही थी तभी सामने से पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे आकर पकड़ लिया और मुझे पकड़कर ले जा चुकी थी। सो दोस्तों, कहते हैं ना, ज़्यादा घमंड और ज़्यादा लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और इसी तरह एक गलतफहमी भी अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म करके रख देती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।